हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीट के एग्जाम को लेके स्कैम की खबरें पढ़ी होगी। तो आज के सेशन में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये नीट का जो एग्जाम है, नीट और क्लीन था या नहीं था, क्या इसमें स्कैम हुआ है, और लोगों के जो डाउट या एप्रीहेंशन है उस पर एनटीए जो नीट का एग्जाम जिन्होंने कंडक्ट कराया है उन्होंने क्या कहा है। तो एकदम एक ऑब्जेक्टिव फेयर एनालिसिस इसका हम करेंगे। नीट का एग्जाम बेसिकली है क्या? देश में अलग अलग मेडिकल कॉलेज, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो डेंटल कॉलेज हो, चाहे वेटनरी कॉलेज हो, इन सारे कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम होता है। 12th पास बायोलॉजी स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पर ये एग्जाम होता है। इस बार इस एग्जाम में लगभग 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। 24 लाख बच्चों का मतलब यह है कि 24 लाख फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी, आप ऐसा मान सकते हैं। यानी कि अगर एक फैमिली में 5 मेंबर माने तो लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग इस एग्जाम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। उनकी भावनाएं, उनके एस्पिरेशंस, उन्होंने बहुत सारा खर्चा लगाया होगा, सब कुछ जुड़ा हुआ था। तो ये एग्जाम हुआ कंडक्ट 5 मई को और इसका रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट थी 14 जून। लेकिन सरप्राइजिंगली इस एग्जाम की डेट जो है, रिजल्ट की डेट जो है 4 जून को ही कर दी, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ में एग्जाम को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, जैसे इस एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर 67 बच्चे आए, जो सरप्राइजिंग है, और इसी को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पहला सवाल, इस एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर 67 टॉपर आए हैं। ये एग्जाम में जो है टोटल मार्क्स होते हैं 720। ऐसे 67 स्टूडेंट है जिनके पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो हो सकता है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, लेकिन अगर आप पुराने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे 2023, 22, 21, 20, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जनरली नीट एग्जाम में फर्स्ट रैंक के ऊपर 1 या 2 या मैक्सिमम 3 जो है एस्पिरेंट्स रहे हैं। सडनली 3 से 67 टॉपर कैसे हो सकते हैं, ये हाईली सरप्राइजिंग था। सो रैंक 1 पर 67 कैंडिडेट एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, 24 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या सडनली 67 इतने जो है क्रीम माइंडेड बच्चे हो गए हैं जिन सब ने टॉप किया है? तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। जो सारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक पर 2 बच्चे या 5 या 10 बच्चे आए हैं? हार्डली कभी 2 बच्चे आए होंगे, लेकिन 10, 15, 20, 67 कैसे आ सकते हैं? तो बहुत बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है। अब जब यह सवाल पूछा गया, और आप देख सकते हैं कि 2021 में फर्स्ट रैंक पर 3 टॉपर थे, 2022 में 1 था, और 2 यानी 2023 में 2 टॉपर थे। तो 1, 2, 3 तो हो सकते हैं, 67 कैसे हो सकते हैं? जब एनटीए से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो है आंसर की को हमने रिवाइज किया था, पहला फैक्टर। दूसरा, हमने कुछ बच्चों को लॉस ऑफ टाइम की वजह से कंपेंसेटरी मार्क्स दिए थे, और तीसरा, एग्जाम की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है। ये 3 फैक्टर थे, इसकी वजह से जो है 67 बच्चों ने टॉप किया है। आप अब इन सारा फैक्टर को देखो, आंसर की को रिवाइज कर दिया। सारे एग्जामों के आंसर की रिवाइज होती है, आरएस एग्जाम के आंसर की बार बार रिवाइज होती है, जेई की आंसर की रिवाइज होती है। तो आंसर की रिवाइज होने से इतना फर्क पड़ जाता है क्या? पहला। दूसरा, लॉस ऑफ टाइम, यानी कि एनटीए का ऐसा कहना है कि कुछ बच्चे जो है एग्जाम सेंटर पर पेपर बंटने में देरी हो गई या कुछ और कारण रहे जिससे उनको समय का नुकसान हुआ, उस समय के नुकसान की वजह से उनको ग्रेस नंबर दिए कि आपको जो है पेपर जो है 10 मिनट आपको कम देने को मिला तो हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। उसकी वजह से इतना टॉपर आए हैं और एग्जाम की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है। तो कॉम्पिटिटिवनेस क्या इसी साल बढ़ना था? 2023 में क्यों नहीं बढ़ी? 22 में क्यों नहीं बढ़ी? बच्चे तो वही है, रिसोर्सेज भी वही है, पढ़ाने वाले भी वही है, और पेपर भी वैसे ही आ रहे हैं। तो सडनली ऐसा क्या हुआ? तो लोगों के माइंड में ये एक बड़ा
डाउट है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। इस एग्जाम में एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि पेपर में मार्किंग के बेसिस पर जिस तरह के लॉजिकली नंबर आ सकते हैं, तो कुछ बच्चों के नंबर ऐसे आए कि 720 में से 718 और 719 ऐसे मार्क्स मिले हैं, जबकि लॉजिकली और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 717 और 718 और 719 नंबर किसी के आए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो एग्जाम है उसमें 180 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क का 4 मार्क का होता है। तो अगर आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो 720 नंबर आ जाएंगे पूरे में से पूरे। सपोज टॉपर के पूरे में से पूरे आ गए, किसी ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है ना, तो 720 में से उसके 4 नंबर कट जाएंगे, तो उसके कितने नंबर आएंगे? 716 आएंगे, जिसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। चलिए एक दूसरा सिनेरियो मानते हैं, एक ऐसा एस्पिरेंट्स, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग का जो है ट्रेडिशन है, यानी कि 4 का 1/4 यानी कि 1 नंबर कट जाएगा। तो मान लिया किसी ने एक सवाल गलत किया, तो गलत सवाल के 4 नंबर और नेगेटिव मार्किंग का 1 नंबर, तो 5 नंबर कट जाने चाहिए। तो नंबर आ सकते हैं 715, यानी कि या तो 720 में से पूरे आएंगे, 716 आएंगे या 715 आएंगे। तो मैक्सिमम आ सकते हैं 720, उससे कम आ सकते हैं 716 और 715। तो कैसे हुआ कि कुछ बच्चों के 718 और 19 नंबर आ गए? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी एग्जाम की स्कीम ऐसी है ही नहीं। जब एनटीए से ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ग्रेस मार्क्स कैसे दिए हैं? कि वो एग्जाम सेंटर में पहुंचे, पेपर देरी से बटा, या कुछ और ऐसा कारण रहा कि उनको पूरा टाइम नहीं मिल पाया पेपर करने का, तो हमने ग्रेस मार्क्स दिए। चलो हम सब लोग ये मान लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए होंगे और उनके कुछ नंबर ज़्यादा आए, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या था? उन बच्चों को कितना कम टाइम मिला और कितने टाइम के कितने मार्क्स दिए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब तो ये है कि मान लिया किसी को पेपर करने का आधा घंटा कम मिला, तो आप क्या उसको टॉपर बना दोगे? ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसा एप्रीहेंशन, ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं ऑनलाइन मीडिया के ऊपर कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके बहुत कम नंबर थे, लेकिन उनको ग्रेस मार्क्स देके उनको टॉपर बना दिया गया। तो ये रैंडम क्राइटेरिया क्या है ग्रेस मार्क्स देने का, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, आपने किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्लस सारे एग्जामों में थोड़ी बहुत पेपर कंडक्ट कराने में ऊंच नीच होती है, चाहे यूपीएससी हो या आरएससी है, सारे एग्जामों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये भी एक बड़ा जो है डाउट खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा और सबसे सरप्राइजिंग, और इससे लोगों के मन में सबसे ज्यादा डाउट पैदा हुआ, एनटीए है, उन्होंने अपने एग्जाम बुलेटिन में ये मेंशन किया था कि हम 14 जून को एग्जाम का जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। 5 मई को एग्जाम हुआ, 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जनरली रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी हो जाती है या टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी भी रिजल्ट प्रीपोन नहीं आता, जल्दी नहीं आता। तो रिजल्ट जो है 4 जून को आ गया 14 जून की जगह, और सरप्राइजिंगली रिजल्ट उसी दिन आया जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का जो है दिन था। अब क्योंकि लोगों के मन में डाउट था कि इसमें कोई स्कैम हो सकता है, और क्योंकि उस दिन सारा देश लोकसभा चुनाव की खबरें देख रहा था, तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं उन खबरों के बीच में दब गया, और लोगों को ऐसा लगता है जिनको डाउट है इस एग्जाम के ऊपर कि ये जानबूझ के 4 जून को रिजल्ट निकाला गया है ताकि लोकसभा चुनाव की खबरों के बीच में कहीं ये खबर दब जाए और इस पर कोई सवाल नहीं उठा पाए। तो ये एक बड़ा एप्रीहेंशन लोगों के माइंड में पैदा हो गया था। एनटीए ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। एक और चौथा बड़ा सवाल, ऐसी खबरें आ रही है कि जब रिजल्ट देखा गया तो लगातार 8 बच्चे जिनका सीरियल नंबर जो है ऐसा लग रहा है कि वो एक ही एग्जाम सेंटर से है और सबकी फर्स्ट रैंक है,
तो अगेन ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 या 3 टॉपर होते हैं, एक सेंटर से 8 टॉपर कैसे निकल गए, वो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो कई सारे मुद्दों के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए एज ए भारतीय नागरिकों को, जिन्होंने एग्जाम दिया तो लगभग जो है हमने बताया कि 1 करोड़ के आसपास ऐसे फैमिली मेंबर होंगे जो कहीं कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अफेक्टेड हुए हैं। अगर बच्चों को कोचिंग कराई होगी नीट की, तो कोचिंग की फीस जो है लगभग 1.25 लाख रुपए जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की फीस है, रहने का खर्चा, ये सारा खर्चा हुआ होगा। पूरा 1 साल लगा है बच्चे का और उसका पूरा फ्यूचर जो है लगा है, तो परिवार को चिंतित होना जरूरी है। क्या हमें इससे फर्क पड़ता है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जिनके फैमिली मेंबर ने एग्जाम नहीं दिया? बिल्कुल हम सबको फर्क पड़ता है। क्यों? अल्टीमेटली जो बच्चा एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल में जाके हम ही आम नागरिकों का इलाज करेगा। अगर कोई गलत तरीके से एग्जाम पास कर जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, वो डेंटिस्ट बन जाता है, तो वो किस तरीके से इलाज कर पाएगा? तो वो हमारी हेल्थ व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो हम सबको डिमांड करनी चाहिए एनटीए से कि आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो लोगों के डाउट है उनको आप सॉल्व करें और जो सारे स्टेक होल्डर है उनकी समस्याओं का समाधान दें। थैंक यू वेरी मच।